जय हिंद एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। बहुत ही स्टैटिक सा टॉपिक है, बट इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 2023 में हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ पर कुछ चेंजेस करे गए, वो हम डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट 31 ऑफ दिसंबर 2023 को हम देखते हैं 16th फिनांस कमीशन आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आएगी फिनांस कमीशन। तो बहुत स्टैटिक सा टॉपिक है, बट इस टॉपिक में से आपको कई बार क्वेश्चन अपॉइंटमेंट इससे रिलेटेड आता है, रिमूवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले वाले सेशंस में इन बिटवीन मैंने डिस्कस किया था कि एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, वो बॉडीज जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किया गया है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी आपके पास आया, इलेक्शन कमीशन आपके पास आया, एक्सेट्रा। सेकेंड इज कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं किया गया है उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से भी वो जाने जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूट दैट मीन्स एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उनको बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंट अफेयर्स की बात कर लूँ तो लोकपाल, यहाँ पे नॉट लोकपाल, लोक अदालत, जिसकी इस बार 75th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई, तो लोक अदालत एक स्टैट्यूटरी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अगर हम देखें टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, जूट बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल सिल्क बोर्ड, ये सब क्या हैं? स्टैट्यूटरी बॉडीज आपके पास आ जाती हैं। दैट मीन्स इन्हें किसी स्टैट्यूट, किसी एक्ट के थ्रू पावर्स मिली हुई हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दीज आर कॉल्ड द स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ पर नंबर 1, द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। क्या है हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर वेरियस बॉडीज इन इंडिया दैट प्लेस a very important role in the administration and ensure the free and the smooth functioning of the democracy. I hope this is a basic definition. They are very integral to the functioning of democratic polity and the governance of India, and these bodies have significant role to ensure that the constitution mandate is upheld and the country operates on the constitutional framework. Long story short, कि यहाँ पर इन बॉडीज के थ्रू इंश्योर करा जा रहा है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो डेमोक्रेटिक सिस्टम की। ठीक है, कौन कौन सी ये बॉडीज होती हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी का। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 324 करंट अफेयर्स में था बिकॉज कुछ चेंजेस यहाँ पे करे गए थे। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी जो आपका पीसीएस का एग्जाम लेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, then finance commission of India, then goods and services tax council, GST council, article number 279 capital A। इस बार अभी न्यूज में भी है 54th मीटिंग अभी जीएसटी की 9th ऑफ सितंबर को यहाँ पर हुई है, जो कि यहाँ पे जीएसटी कितना लगेगा, किस यहाँ पर आइटम के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट करना है, क्या नहीं करना है, डिसाइड करता है। नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर कमीशन बनाया गया है। नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस लाया गया। उसके बाद हमारे पास स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हमने फंडामेंटल राइट्स में किया था, 2 तरह की माइनॉरिटीज हमारे पास होती हैं। 1 इज द रिलीजियस माइनॉरिटी, सेकंड इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। दैट मीन्स लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में अगर कोई तमिलनाडु के लोग रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो तमिलनाडु के लोग लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी हो गए। अदरवाइज रिलीजन के बेस पे हमारे पास 6 माइनॉरिटीज हैं, जिसमें लेटेस्ट एडेड है जैन्स। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, जो कि सारा ऑडिट करता है, हाईएस्ट पोस्ट है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो इंडियन ऑडिट सर्विसेज है, उसकी हाईएस्ट पोस्ट आपके पास आ गई, दैट इज द सीएजी कैग। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक तरीके से अगर मैं आपको बहुत देसी भाषा में कहूं तो यहाँ पे सरकार का वकील, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर। ठीक है, देन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्टेट में यहाँ पर एडवोकेट जनरल होता है, सेंटर में आपके पास अटॉर्नी जनरल होता है। अब ये सारी बॉडीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। हर बॉडी में 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है। नंबर 2, रिमूवल प्रोसेस क्या है। नंबर 3, एज वाला पार्ट, 62 किस में है, 65 किस में है, 5 साल किस में है, 6 साल किस में है। बहुत ही स्टैटिक सा ये टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। तो इलेक्शन कमीशन
चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एज डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एट प्रेजेंट सीईसी के साथ हमारे पास 2 इलेक्शन कमीशन आते हैं। कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेस्ड ऑन द कमेटी जो अभी चेंजेस करे गए थे दिसंबर 2023 में। At present, Chief Election Commissioner and 2 Election Commissioner and Article number 324 of the Indian Constitution। अगर मैं बात करूं अब 324 की, तो इसी के साथ हमारे पास आर्टिकल 326 आता है, दैट इज अ राइट टू वोट। राइट टू वोट 2017 में यूपीएससी पहले यहां पर पूछ चुका है। राइट टू वोट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आर्टिकल नंबर 326 दैट इज राइट टू वोट। Now, the power of the superintendence, direction and the control of the elections. Election Commission कौन-कौन से elections करवाता है? नंबर 1 लोकसभा के elections, नंबर 2 राज्यसभा के इलेक्शंस, नंबर 3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के इलेक्शंस, जैसे अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अपने इलेक्शंस देखे। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट्स में विधान परिषद है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन करवाता है, दैट इज अ सेंट्रल बॉडी। बट अगर हम बात कर लें पंचायत की, हम बात कर लें म्यूनिसिपैलिटीज की, तो ये इलेक्शंस कौन करवाता है? पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमीशन। एंड इसी के लिए वो न्यूज़ चल भी रही थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट के साथ 100 दिनों के बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी एक साथ करवाए जाएं। नाउ CEC NEC विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो चेंजेस करे गए थे रिसेंटली एक सिलेक्शन कमेटी के बेस पे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस सिलेक्शन कमेटी में कौन आता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट अभी चेंज भी किया है। अब सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, एंड थर्ड इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो कि इस बार मिस्टर राहुल गांधी जी हैं। अगर वो नहीं है तो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टैग दे दिया जाता है। तो ये सिलेक्शन कमेटी है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बेस्ड ऑन द नेम गिवन बाय द कमेटी। नाउ अब और चेंज किया गया है, द सैलरी ऑफ द CEC एंड EC विल बी इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी की इक्विवेलेंट होगी, पहले किसके बराबर थी? एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। चेंज किया गया, अब कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है। नाउ अंडर 1991 एक्ट इट वाज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थी, अब कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया है यहाँ पे कि अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। वो यहाँ पर सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट होना चाहिए गवर्नमेंट में। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए थे नए वाले यहाँ पे चेंजेस में। अब इसके बाद टर्म्स और रीअपॉइंटमेंट की बात आती है कि सर कितने टर्म होगी यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर की। तो मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन विल होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर, 6 साल तक, या फिर अगर आपकी पहले 65 ईयर्स हो गई हैं, जो भी पहले होगा आपको उसके बाद यहाँ पे हटना होगा। द मेंबर्स कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, दोबारा से रीअपॉइंट नहीं होंगे। इफ एन EC इज अपॉइंटेड CEC, मान लेते हैं 2 EC हैं, वो CEC बन गए, तो द ओवरऑल टर्म में नॉट बी मोर देन 6 ईयर, जो उनकी टोटल टर्म होगी वो 6 साल से ज्यादा की नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर। अदरवाइज वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। रिमूवल कैसे होगा सर? तो रिमूवल यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से करा जाएगा। यहाँ पे आप पहले भी अगर इलेक्शन कमीशन को जिसने पहले पढ़ा है, जो पहले वाले एक्ट के अंतर्गत था, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे रिमूव होता है उसी तरीके से हटाया जाता है। द बिल रिटेन्स द मैनर ऑफ रिमूवल ऑफ CEC एंड EC एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था कि CEC को वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पर पास होगा यहाँ पे मोशन, उसके बाद ही यहाँ पर हटाया जाएगा। EC में भी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CEC। तो CEC के साथ 2 आपके पास EC आ गए। EC कैसे रिमूव हो रहे हैं? CEC के रिकमेंडेशन के बेस पे। CEC कैसे हट रहा है? दोनों हाउसेस में यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या थी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। हमने किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हटा जाएगा CEC। नेक्स्ट बॉडी UPSC। यूपीएससी के आर्टिकल्स हैं 315 टू 323, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल्स याद करना, बट 324 यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का आपको याद होना चाहिए। नाउ इसमें कौन होगा? एक चेयरमैन होगा, इसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स होंगे। वो कौन डिटरमिन कर रहा है? प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 10 मेंबर्स हमारे पास हैं चेयरमैन के साथ।
कितनी टर्म है? अगेन द 6 years और द 65 years, विच एवर इज द अर्लियर वन, कि 6 year और 65। हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको यही चीज याद रखनी है कि 6 साल या 65। कौन कौन सी? 62 तो नहीं है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जज 65 years है, हाई कोर्ट के जज आपके पास आए 62 years आए। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। रिमूवल किस तरीके से होगा? वही प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। इसके अलावा मिसबिहेवियर के केस में हटाया जा सकता है, बट द थिंग इज कि मिसबिहेवियर डिसाइड कौन करेगा? मिसबिहेवियर प्रेसिडेंट रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को यहां पे इंक्वायरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि यस मिसबिहेवियर, कुछ एथिक्स, मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट हैं वो, ठीक है, और ये मिसबिहेवियर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, एंड ये यहां पर बाइंडिंग हो जाएगी प्रेसिडेंट के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर। तो 6 year और 65 वन। चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स वाले 1, 2, 2, 3 में पूछ लेते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन दोबारा से एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं। अदर मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। जो मेंबर्स हैं भाई वो अपग्रेड होके, प्रमोट होके या तो यूपीएससी का चेयरमैन बन जाए या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, बट किसी और एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। द चेयरमैन और द मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म नहीं आएगी मेंबर की, प्रमोट हो सकता है, मेंबर चेयरमैन बन सकता है, चेयरमैन दोबारा से रीएम्प्लॉय नहीं हो सकता। कैन रिजाइन एनी टाइम, राष्ट्रपति को लिख के रिजाइन कर सकते हैं। यूपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी जो कि आपके एग्जाम ले रही है सिविल सर्विसेज के। आई होप दिस इज क्लियर। आपको इसमें मिसबिहेवियर वाली लाइन याद रखनी है कि जैसे ही प्रेसिडेंट के सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जा रहा है मिसबिहेवियर का, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, एडवाइस कर दिया, तो प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको यूपीएससी यहाँ पे क्लियर है तो एसपीएससी बिल्कुल सिंपल है, हल्का सा चेंज है, ट्विस्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। एसपीएससी में भी यहाँ पर चेयरमैन होंगे और बाकी सारे मेंबर्स होंगे, जिसको डिटरमिन कौन कर रहा है? गवर्नर। फॉर एग्जाम्पल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी सेंटर, इसलिए प्रेसिडेंट हमारे पास आ गए। 6 year 62, इंपॉर्टेंट इज 62, यूपीएससी में कितनी थी? 65। कौन कर रहा है? गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। वहां पर अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे थे। नाउ अब रिमूव कैसे हो रहे हैं? बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट रिमूवल कैसे हो रहा है? प्रेसिडेंट के थ्रू एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मिसबिहेवियर के केस में सेम सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर देता है तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ एसपीएसई। आई होप दिस इज क्लियर। तो दोनों में आप फर्क देख रहे हो, 62 और 65। नाउ दो द चेयरमैन एंड द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी भाई, स्टेट की बात है, लगा तो गवर्नर रहे हैं, बट रिमूव कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। अब इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकते हैं। Chairman is eligible for the appointment as the chairman or the member of UPSC or the chairman of any other state but not for any other employment. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस टॉपिक का। चेयरमैन एलिजिबल है चेयरमैन बनने के लिए, बट यूपीएससी का या उसका मेंबर बनने के लिए, दैट मीन्स कोई प्रमोशन हो गई या फिर किसी और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, बट किसी और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह के आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। अदर मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, प्रमोशन हो गई, और चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फॉर एग्जाम्पल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई मेंबर होगा तो वो उसका चेयरमैन बन सकता है, क्वाइट ऑब्वियस है, उसका वो प्रमोशन होगा। द चेयरमैन और द मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। तो गवर्नर वाली बात आपको याद रखनी है कि अपॉइंटमेंट वहां पर हो रही है, बट जब रिमूवल की बात आ रही है तो आपके पास राष्ट्रपति बीच में आ रहे हैं। नाउ फिनांस कमीशन, जो कि मैंने आपको बताया 16th फिनांस कमीशन 31 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हो गया था। हर 5 साल के बाद फिनांस कमीशन आता है। आर्टिकल 280 याद रखते हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। टर्म कौन स्पेसिफाई कर रहा है? प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर रहा है। और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल मतलब जुडिशरी की तरह पार है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, फुल कोर्ट की तरह पार नहीं है, बट फिनांस कमीशन के पास समन करने की पावर है, इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी की भी यहां पर कहा जाता है। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? चेयरमैन और उसकी सारी प्रेसिडेंट यहां पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
अब क्या क्या रिकमेंडेशन दे रही है फिनांस कमीशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस, भाई टैक्सेस का जो नेट प्रोसीड है सेंटर और स्टेट के बीच में कितना शेयर करना है ये बता रहे हैं। द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स, सेंटर के थ्रू कितनी ग्रांट इन एड जा रही है स्टेट्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यहां पर ये सब बता रहा है फिनांस कमीशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसके फंक्शंस हैं एंड इसके अलावा एक ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है बिकॉज फिनांस कमीशन के पास समनिंग की पावर है। नाउ ये सारे मेजर्स बताएगा कि किस तरीके से जो स्टेट का गुल्लक होता है, फॉर एग्जांपल सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सेंटर गवर्नमेंट का एक गुल्लक हो गया, ये सीएफएस स्टेट का किस तरीके से यहां पर रेवेन्यूज बढ़ाए जाएं, कौन कौन से मेजर्स लिए जाएं, ये सब बताएगा फिनांस कमीशन। नाउ एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फिनांस, भाई कोई भी फिनांस से रिलेटेड यहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए तो पॉइंट ऑब्वियस से इनसे लिया जाएगा, बट ये एडवाइजरी होंगे, ये बाइंडिंग नहीं होंगे सरकार के ऊपर। नाउ ठीक है, ये सारी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें एनी सच मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फिनांस। नाउ नेक्स्ट आते हैं 16 फिनांस कमीशन करंट अफेयर्स। मैंने बताया 31 दिसंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूट हो गया था। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है अरविंद पन्नगरिया, जो कि पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। आई होप दिस इज क्लियर। ये एट प्रेजेंट फिनांस कमीशन के चेयरमैन हैं। अदरवाइज नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट के थ्रू इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था। ये बताता है टैक्सेस के रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है जो बता रही है किस किस आइटम पे यहाँ पे कितना कितना टैक्सेस चेंज करा है, यहाँ पे जीएसटी कितना बढ़ाया है, कितना कम करा है। नाउ इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज है? द टैक्सेस, द सेस and the surcharge levied by the center state on the local bodies that would get merged in the GST, ये रिकमेंडेशन दे रही है सेंटर और स्टेट को विद रिस्पेक्ट टू दिस। इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि कौन हेड कर रहा है। एट प्रेजेंट सीतारमन मैम यूनियन फिनांस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। उसके अलावा स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फिनांस इसके मेंबर हैं। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फिनांस और टैक्सेशन नॉमिनेटेड बाय द स्टेट, हर स्टेट गवर्नमेंट यहां पे नॉमिनेट कर रहा है। नोट द चेयरपर्सन and the central board of indirect tax and the custom is a permanent invitee to all the proceedings, ये यहां पर हर मीटिंग में परमानेंट इन्वाइटी होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन चेयरपर्सन है एंड कौन कौन यहां पे परमानेंट इन्वाइटी है। ठीक है, एंड आर्टिकल 279 कैपिटल ए 101st अमेंडमेंट 2016, अभी तक टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 106, जो कि था 1/3 वुमेन को सीट्स को रिजर्व करना है इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एनजीटी दिल्ली। ओके, नाउ 3 बॉडीज हमारे पास आएंगी अब, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तीनों में आपको क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 आर्टिकल नंबर 338 ये डील कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर एससी। तो जितने भी इंटरेस्ट होंगे शेड्यूल कास्ट के, ये सारा का सारा देखेगा। ऐसे ही हमारे पास आएगा आर्टिकल 338 कैपिटल ए, जो कि सारा एसटी से रिलेटेड देखेगा। ऐसे ही हमारे पास आएगा 338 कैपिटल बी, जो कि यहां पर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड देखेगा। तो 338 तीनों में कॉमन है, चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर्स होंगे। वो एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस तीनों में सेम है। तीनों ने काम क्या है कि सेफगार्ड्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसमें होगा शेड्यूल ट्राइब, उसमें होगा बैकवर्ड क्लासेस एंड उनके सारे सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चर इंटरेस्ट हैं, उनको प्रमोट और उनको सेफगार्ड्स के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काम करती है। अब नंबर 2, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, भाई 2 टर्म्स मैक्सिमम आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। टेन्योर कितना होगा? 3 साल का आपका टेन्योर है। तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में बिल्कुल सेम है। आप देख रहे हैं 338A आ गया एसटी के लिए, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर बात करूं सेम है, बट यहां पर अमेंडमेंट आया बिकॉज पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी ही एंग्लो इंडियंस और बैकवर्ड क्लासेस के सेफगार्ड्स करती थी।
उसके बाद हम देखते हैं कि एंग्लो इंडियंस की पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस ऑलमोस्ट 240 रह गई थी, इसलिए एंग्लो इंडियन के स्पेशल प्रोविजंस को हटा दिया गया। एंड बैकवर्ड क्लासेस की डिमांड उठी कि हमारी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए, बिकॉज पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 102nd अमेंडमेंट 2018 से एक न्यू आर्टिकल ऐड कर दिया जाता है, आर्टिकल 338 कैपिटल बी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स, एज यूजुअल द सेम यहां पर है कि 3 साल की टर्म है। एंड ये यहां पे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स इसके अंतर्गत है। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मैंने आपको बताया माइनॉरिटीज वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है। 2 तरह के माइनॉरिटीज हमारे पास आते हैं, यहाँ पे रिलीजन के बेस पे 6 हैं, एंड द लैंग्वेज के बेस पे क्वाइट ऑब्वियस स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, रीजनल ऑफिस बेलगाम, चेन्नई, कोलकाता, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको संभाल रही है। आर्टिकल याद रहे, आर्टिकल 350 कैपिटल बी डील्स विद द स्पेशल ऑफिसर फॉर दिस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या है, सब कुछ सेम है, जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनका ध्यान रख रहा है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरी की पूरी रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्रीड सेफगार्ड्स लिए गए हैं माइनॉरिटीज के लिए, यहाँ पर सारी इंप्लीमेंटेशन हो रही है उनके लिए, सेफगार्ड्स के लिए कि नहीं, ये सब ध्यान रख रहे हैं। तो सारी बॉडीज में नेशनल कमीशन फॉर एससी ले लीजिए, एसटी ले लीजिए, बैकवर्ड क्लासेस ले लीजिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ले लीजिए, अब सब में आप देख रहे हैं कॉमन चीजें हैं, बस आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, यानी कितना टर्म है एंड कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। नाउ नेक्स्ट इज सीएजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भाई जो सारा का सारा ऑडिट करता है दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आर्टिकल नंबर 148। इलेक्शन कमीशन की तरह ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट का बॉडी का मतलब क्या होता है सर, राष्ट्रपति अपॉइंट तो कर रहे हैं बट रिमूवल प्रोसेस राष्ट्रपति के थ्रू नहीं होगा, वो यहां पर पार्लियामेंट दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास, मोशन पास होगा एंड उसके बाद ही वो रिमूव होंगे। यहां पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिमूवल राष्ट्रपति कर रहे हैं, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज या तो मिसबिहेवियर में या इनकैपेसिटी में रिमूव होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, देन ओनली द सुप्रीम कोर्ट जज स्टैंड्स इम्पीच्ड। सेम तरीका यहां पर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरह इसको भी इंडिपेंडेंट बॉडी कहा जाता है। कैन रिजाइन एनी टाइम बाय राइटिंग द प्रेसिडेंट, खुद रिजाइन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति को जिस मर्जी टाइम पर वो यहां पर रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। 6 years या फिर 65 विच एवर इज अर्लियर, एज का काम हो गया। करते क्या है ये, जितना भी पैसा आ रहा है उसको ऑडिट, भाई जितना अब यहाँ पे बजट में मैडम ने बताया कि इतना पैसा हम स्कीम को दे रहे हैं, इतना पैसा इस स्कीम को दे रहे हैं, बी को, सी को, वो पैसा उस स्कीम्स के लिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसलिए जब आप कमेटीज पढ़ेंगे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है सीएजी को। जब आप कमेटीज करेंगे तब हम दोबारा से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। कर क्या रहे हैं, बेसिकली ऑडिट कर रहे हैं रिसीट। रिसीट क्या होता है, जो पैसा यहां पर आपके पास आ रहा है। एक्सपेंडिचर, जो पैसा आप खर्च कर रहे हो, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर लोकल बॉडीज, जो कि गवर्नमेंट से फंड रिसीव कर रहे हैं। ये सारा काम कैग का है, सीएजी, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बॉडी कहा जाता है। इसमें आपको एकदम कोई भी मिनिस्टर्स की, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगी। नाउ लास्ट 2 बॉडीज, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल सरकार का वकील, एक तरीके से अगर मैं देसी भाषा में बताऊं तो आर्टिकल 76 प्रोवाइड करता है अटॉर्नी जनरल को। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी केस होगा कहीं पर भी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, अटॉर्नी जनरल। स्टेट का यहां पर हुआ तो एडवोकेट जनरल। तो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सारे यूनियन गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे जितनी भी एडवाइस है वो अटॉर्नी जनरल देता है। ये प्राइमरी लॉ है जो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। मान लो एक पार्टी, एक होता है पिटिशनर, एक होता है रिस्पोंडेंट। अगर एक पार्टी यूनियन गवर्नमेंट है तो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आएगा, अटॉर्नी जनरल। क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सर, ये दो यहाँ पे किसी भी हाउस में लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट सारी प्रिविलेजेस हैं, बट ये वोट नहीं कर सकते। वोट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वो एमपी नहीं है, वो लोकसभा राज्यसभा से इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, बट उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस दी हैं कि वो प्रिविलेजेस वही एंजॉय करेंगे। इवन ज्वाइंट सीटिंग के अंदर भी वो बैठ सकते हैं, या किसी कमेटी में वो मेंबर हैं तो उसमें भी वो बैठ सकते हैं, बट विदाउट राइट टू वोट।
फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल। एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगली बार कांग्रेस यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट जाती है एंड 2029 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, तो क्वाइट ऑब्वियस है वो अटॉर्नी जनरल को चेंज करेंगे। इट्स लाइक अ पॉलिटिकल पोस्ट, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन है बट सरकार चेंज होती है तो यहाँ पे रिमूव कर दिए जाते हैं। इसलिए लिखा है कि कोई भी प्रोसीजर नहीं है। एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर का मतलब क्या होता है पॉलिटी में? प्लेजर मीन्स सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स गवर्नमेंट की सेटिस्फेक्शन तक वो होल्ड करेंगे उस पोस्ट को। नाउ अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में जहां जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस होंगे रिप्रेजेंट करने कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल। रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट। आप सबको पता है आर्टिकल नंबर 143 में राष्ट्रपति यहां पे सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस मांग सकते हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अटॉर्नी जनरल। टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड इन एनी हाई कोर्ट, इवन इन द हाई कोर्ट अगर जरूरत पड़ती है तो यहां पे कौन रिप्रेजेंट करेगा? अटॉर्नी जनरल, जहां पर भारत सरकार का केस होगा। फर्दर ही हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट। मैंने कहा कि पार्ट कर सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग में भी, बट विदाउट राइट टू वोट। वो वोट नहीं कर सकते बिकॉज वोटिंग का राइट किसको होगा? जो मेंबर होगा, एंड वो मेंबर नहीं है। तो कौन सी बात याद रखनी है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट आर्टिकल 76, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब भी उनके केस आएंगे, सारी लीगल एडवाइस दे रहे हैं। मेंबर दोनों हाउसेस में बैठ सकते हैं बट विदाउट राइट टू वोट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर इक्वल प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं। सेम केस यहां पर अटॉर्नी जनरल के साथ सॉलिसिटर जनरल आते हैं। ठीक है, जैसे भी आपने ईडी वाला केस देखा होगा, यहां पर मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे इससे पहले, तो उनके केस में ए राजू एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे ईडी की तरफ से। तो सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के नीचे सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो सेकंड हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है। बट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। आर्टिकल 76 डज नॉट कंटेन द मेंशन ऑफ सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का मेंशन उसके अंतर्गत नहीं किया गया है। ऑफिस ऑफ द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफिस रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसके थ्रू यहां पर आ रहा है। ये बेसिकली कर क्या रहे हैं? लीगल एडवाइस दे रहे हैं गवर्नमेंट को। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द लास्ट इज एडवोकेट जनरल, स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। The Constitution has provided for the Advocate General. He is the highest law officer in the state. सेंटर में highest law officer कौन हो गया? Attorney General. स्टेट में कौन हो गया? Advocate General. The office of the Advocate General corresponds to the Attorney General at the center. जैसे सेंटर लेवल पे Attorney General है तो स्टेट में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Advocate General. अब आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है, आर्टिकल 165 में हमारे पास एडवोकेट जनरल है। कौन अपॉइंट करेगा? वहां पे प्रेसिडेंट कर रहे थे, तो यहां पर गवर्नर यहां पे अपॉइंट कर रहे हैं। अब अटॉर्नी जनरल कौन बनता है? जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होती है। एडवोकेट जनरल कौन एलिजिबल होगा? जिसके पास हाई कोर्ट के जज के बनने के इक्विवेलेंट यहां पे क्वालिफिकेशन होगी। तो एडवोकेट जनरल शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जैसे अटॉर्नी जनरल कब तक रह रहा है? जब तक राष्ट्रपति चाह रहे हैं। एडवोकेट जनरल कब तक है? जब तक गवर्नर चाह रहे हैं, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है। शेल रिसीव द रिम्यूनरेशन एज द गवर्नमेंट डिटरमिन। जैसे वहां पे राष्ट्रपति डिटरमिन कर रहे हैं, यहां पर गवर्नर डिटरमिन कर रहे हैं ना। तो अब दो चीजें क्या याद रखनी है दोनों में, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में। अगर मैं लास्ट डिफरेंस बताऊं तो अटॉर्नी जनरल सेंटर में हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, एडवोकेट जनरल स्टेट में। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे जहां जहां पर उनका केस होगा, एडवोकेट जनरल स्टेट को करेगा। आर्टिकल 76 कहता है अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 165 कहता है एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल वो बनेगा जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगी, एंड सेम एडवोकेट जनरल कौन होगा? जिसके पास हाई कोर्ट के जज के बनने के लिए क्वालिफिकेशन होगी। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो वहां पर वो कौन सी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहा है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी गई है, एमपी को। एडवोकेट जनरल स्टेट में है तो स्टेट में किसके इक्विवेलेंट होगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। एंड दोनों जगहों पे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पे ये हाउस में असेंबली में बैठ तो सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में बैठ तो सकते हैं, बट विदाउट राइट टू वोट। एंड एक तरीके से वो कैसे ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, बट जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है यहां पर इनको चेंज कर दिया जाता है। तो आई होप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, समझ भी आ गई होंगी, बिकॉज इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको सर्विसेज पे आएगा, टर्म्स कंडीशन पे आएगा, रिमूवल प्रोसेस पे आएगा, या स्टेटमेंट वाइज कि भाई रीअपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे यूपीएससी और एसपीएससी में हमने करा कि रीअपॉइंटमेंट होगी कि नहीं होगी, रिमूवल प्रोसेस क्या है, ये सब आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में।
तो आई होप आप चैनल पर सारी वीडियोस अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। एग्जाम कभी भी आ सकता है, ये वेट ना कीजिए कि एग्जाम आएगा तो मैं अपनी तैयारी को और एक्सपीडिएट करूंगा। आपको तैयारी लगातार करनी है, नोट्स बनाते रहिए सो दैट आपको करंट अफेयर्स में कोई न्यूज़ मिलती है तो आप इसको कनेक्ट कर सके। जैसे कि मैं आपको बताया था, कनेक्ट एंड इंटीग्रेट ही तरीका है यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को यहां पे टैकल करने का, बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा है आप रट्टाफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप चैनल पे हिस्ट्री की, पॉलिटी की जो भी यहाँ पे वीडियोस चल रही हैं, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।